अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान के इल्ज़ामात पर हुकूमत ने एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना दिया है। कमीशन की सरबराही साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को दी गई है। माजी में वो बतौर जज कई अहम केसेस का हिस्सा रह चुके हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उन जजों में शामिल थे जिन्होंने 1999 में फ़ौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के PCO पर हल्फ उठाया था। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इस 7 रुकनी बेंच का भी हिस्सा रहे जिन्होंने 2007 में परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से लगाई जाने वाली इमरजेंसी के मौके पर अहकामात जारी किए थे कि आला अदलिया का कोई जज PCO के तहत हल्फ ना उठाए और ब्यूरोक्रेसी फ़ौजी आमिर का हुक्म मानने से इनकार कर दे। वो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ फैसला देने वाले बेंच में भी शामिल थे। ये वही फैसला था जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफात की एक बड़ी वजह बना था। इसके अलावा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उस 5 रुकनी बेंच के सरबराह भी थे जिन्होंने 2009 में शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया था। सवाल यह है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बना सकेंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसे कमीशन की जिम्मेदारी मिली है जिसने ये पता लगाना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त में जिस तरह इदारों की मदाखलत की निशानदही की है क्या वाकई में ऐसा है या नहीं। तसद्दुक़ जिलानी साहब को एक ऐसे वक्त में इंक्वायरी कमीशन को लीड करने का कहा गया है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी इंतहाओं पर है। तेरा जज मेरा जज, ये नारे ज़बान ज़दे आम हो चुके हैं। रियासत और अवाम में भी इख्तलाफ राय चल रहा है जिसका अमली नमूना हम 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में देख चुके हैं। इलेक्शन के बाद मुल्क में जो हुक्मरान आए हैं उनके मैंडेट पर अब भी कई सवालात हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज के खुमार में है, जबकि PTI इस सेम पेज को फाड़ने के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है। तहरीक इंसाफ इंक्वायरी कमीशन को बनने से पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। सवाल यह है कि इस तल्ख सियासी माहौल में इंक्वायरी कमीशन हीलिंग टच कैसे साबित होगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि मुल्क में जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है। ईरान के साथ मामलात को आपने देखना है, आपने चाइना के साथ देखना है। चाइना बड़ा नाराज़ भी नज़र आ रहा है CPEC को लेकर, क्योंकि IMF की बड़ी नज़रें हैं CPEC को कि आप जो उनसे पैसा ले रहे हैं वो CPEC के मंसूबों पर कितना खर्च हो रहा है, तो चाइना इससे भी नाराज़ हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा महाज हैं कि आपने चाइना को भी साथ लेकर चलना है, आपने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को देखना है, फिर ईरान के साथ जो मामलात हैं, तो फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। फिर अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा दोबारा से वहाँ से दहशतगर्दी सर उठाना शुरू हो गई है, TTP दोबारा से खड़ा होना शुरू हो गई है। तो इतने ही ज़्यादा सियासी पोलराइजेशन में जब मुल्क के अंदर इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो जो बॉर्डर्स के मसाइल हैं, तो ये पाकिस्तान इन मसाइल से कैसे निकलेगा। जिस हीलिंग टच की बात की जा रही है, ये हीलिंग टच कैसे होगा। और इस हीलिंग टच की बात की थी सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट खारजा उमूर के सीनियर एनालिस्ट भी हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आपका। मुशाहिद साहब, खारजा उमूर पर तो मैं लाजमी आपसे बात करूंगी, उसके बगैर तो आपसे बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती है, वो बात किए बगैर। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल चल रही है और इस सियासी पोलराइजेशन में एक जो अदलिया की आज़ादी को लेकर फिर से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त लिखना, इदारों की मदाखलत का पर सवाल उठने, एग्जेक्टिव के सवाल उठने और फिर उसी एग्जेक्टिव ने कमीशन बनाना, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं मुशाहिद साहब? अस्सलाम वालेकुम जी शादिया साहिब, और आपको और आपके व्यूअर्स को रमजान मुबारक। थैंक यू। ये वाकई ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, लेकिन ये मैन मेड क्राइसिस है और उसका सोल्यूशन भी है। एक तो ये है कि हम 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ नए हकायक आए हैं। एक इलेक्शन हुआ है, जैसा भी इलेक्शन हुआ है, चाहे उसमें फ्लॉज आए, चाहे उसमें धांधली हुई, चाहे उसमें रिजल्ट तब्दील किए गए, लेकिन मजमूई तौर पर लोगों ने कबूल कर लिया है कि सिस्टम को हमने चलाना है। तो सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, जिसमें बुनियाद क्या होती है? रिस्पेक्ट करें मैंडेट को, कानून की बालादस्ती करें और आइन की पासदारी करें। और जिसका मैंडेट है, अगर PTI का मैंडेट है, उनको वोट मिले हैं, तो वो उसका एहतराम करना चाहिए। दूसरी पार्टीज को मिले हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। तो वो रूल्स ऑफ द गेम मेरे ख्याल में अभी तक पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे। मसलन अगर सीट बनती थी, खसूसी नशिस्तें उनकी PTI को देना चाहिए था, फिर उनका जो बल्ला का इशू था वो बहाल करना चाहिए था। एनीवे, अब वो आगे बात बढ़ी। अब ये आपका आया रिवोल्ट ऑफ द जजेस। ये पहली दफा हुआ है कि
वो कहते हैं कि जी हम इंसाफ मांगते हैं, तो जो खुद जो इंसाफ देने वाले हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमसे ज्यादती हो रही है। तो उस हवाले से मेरा जो व्यू है जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब, ये बेसिकली एक अच्छा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इंटेग्रिटी के आदमी हैं, लोग उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई किसी हवाले से, जहां तक मुझे मालूम है उनकी इंटेग्रिटी के बारे में, उनकी आजादी के बारे में चीफ जस्टिस रहे हैं और इंटरनेशनल मुकाम भी है। तो मेरे ख्याल में हम कोई पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वी शुड जज बाय द रिजल्ट्स एंड हिज परफॉर्मेंस। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कमीशन बनते ही मिट्टी डालने के लिए है, मसले को दबाने के लिए है। तो मसला ये है कि ये नहीं है कि किस शख्सियत को लगाया, मसला ये है कि उसका आउटकम क्या होगा। जी, ये नॉर्मली हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कमीशंस के बारे में बहुत पुअर रहा। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि जो काम नहीं करना, जो काम को गायब करना है या उसको हल नहीं करना, तो कमेटी बना दो या कमीशन बना दो। ये बात सही है, लेकिन इसमें अगर उन्होंने मैंडेट दिया है 60 डेट्स का और काम करने का, तो वो कर लेना चाहिए। वैसे तो असूली तौर पर इशू जो रेज हुआ था वो जुडिशरी के अंदर रेज हुआ था और उन्होंने रेज किया था सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल के सामने, जो वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने शायद मुनासिब समझा कि ये बात हुकूमत को हैंड ओवर कर दें और वो फैसला करें। तो मेरे ख्याल में वी शुड गिव इट, आई वुड गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड गिव इट अ चांस। हर चीज पर हम नो करते हैं, रिजेक्शन करते हैं और फिर जब दबाव आता है तो फिर हम मान भी जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, कुछ मुस्बत रवैया भी होना चाहिए हर तरफ से और दिल बड़ा करके, दिमाग बड़ा करके आगे चलें, क्योंकि जो क्राइसिस हैं हम उनको हल करें। लेकिन ये क्राइसिस के जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। आप देखें ना, 2018 में जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का मामला सामने आया था, उस मामले को संजीदा सीरियस ले लिया जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। बिल्कुल सही कहा। देखें जी, मैं तो पार्लियामेंट में मैंने कहा था जब 2017 में मियां साहब के खिलाफ वो उनको निकाला गया जुडिशरी के जरिए, तो मैंने कहा था पार्लियामेंट में कि सॉफ्ट कू हुआ है और उनसे ज्यादती हुई है। और मैंने ये भी कहा था पार्लियामेंट में कि वो सियासी कैदी हैं। तो बात उस वक्त करनी चाहिए, सही करनी चाहिए। हमारे भी दौरे मेयार हो जाते हैं ना, जब हमें कोई ज्यादती करे तो हम कहते हैं बहुत जुल्म हुआ, और कोई हमारे मुखालिफ के खिलाफ हो तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ। तो वी हैव डबल स्टैंडर्ड्स। मेरी मुराद सियासतदान भी है, क्योंकि हमारी पोलराइजेशन इतनी है तो दौरे मेयार पर हम ऑपरेट करते हैं। एक असूल अगर अपना लें तो हर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई और हो, तो फिर मामला बेहतर होंगे। असगर खान से मामला शुरू हुआ और आज हम ये दिन देख रहे हैं, तो अल्लाह करे ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाए और दोबारा इस तरह की शिकायत, स्पेशली इदारों को आजाद हमारे मुल्क में काम करना चाहिए। अच्छा मुशाहिद साहब, इलेक्शन के लेकिन ये भी देख लें, एक ऐड कर लूं, असगर खान साहब की बात आपने की, तो उनका केस कितने सालों के बाद सुना गया, ये भी देख लें। अनफॉर्चुनेटली 1990 का वाकया था एंड इट टुक अबाउट 10 years or so. ये बिल्कुल anyway. बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के नतीजे में एक जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। हमें लगता है कि हम 8 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन पर खड़े हुए हैं। आप हीलिंग टच की बात करते हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ में एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि अभी भी हमें जो है ना मुफाहमत की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें मज़ामत ही करनी है। अभी PTI के एक रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो कहते हैं कि हमें मज़ामत के रास्ते पर चलना चाहिए। आप नहीं समझते इतना कुछ होने के बावजूद PTI को माइंडसेट बदलने की जरूरत है? मैं हमेशा कहता हूं कि हमें चाहे PTI हो या हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई फॉरेन पावर भी हो, अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें, माजी की गलतियां ना दोहराएं। अब देखें ना, PTI के पास पूरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनको टॉपल किया गया, वो भी सॉफ्ट कू था, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पास 150 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, शाजिया साहिबा, 150 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली उनके हाथ में थे। उन्होंने उनको इस्तीफा देके वो पूरी असेंबली को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया अपने मुखालफिन को। अगर 150 लोग वो रहते तो मैं आपको बता सकता हूँ PDIM गवर्नमेंट 4 या 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकती थी। फिर आधे से ज्यादा पाकिस्तान आपके मुट्ठी में था। एक मुट्ठी में आपके पास पंजाब था, दूसरी मुट्ठी में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी। इट इज सो पावरफुल। मुझे याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पंजाब इज द बेस्टियन ऑफ पावर व्हेन ही वाज 1970 के इलेक्शन में। तो वो आपने कहा कि नहीं, इस्तीफा दो, इलेक्शन कराओ। आपने खुद हुकूमत अपने मुखालफिन को सिल्वर प्लेटर पर हैंड ओवर कर दी।
Yes. और बाद में रियलाइज किया कि ये गलती हुई। तो अब ये कोई गुरिल्ला जंग नहीं हो रही पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस ठीक है, हर कोई इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई थी, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम मैनिपुलेट हुआ किया गया था, अब भी गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को आगे चलाना है तो कुछ रूल्स ऑफ द गेम फॉलो करें। उनकी एक हुकूमत बन गई है, उनको चाहिए कि लीगल बैटल भी करें, पॉलिटिकल बैटल भी करें, और उनका हक है एहतजाज करने का पुरअमन, चाहे वो सड़कों में करें या पार्लियामेंट और सिस्टम के अंदर करें। सिस्टम के अंदर आए तो उनकी इतनी मजबूती हो गई है, उनकी लॉबी की वजह से अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान का इलेक्शन मुतनाज़ हो गया है। 20 मार्च को डोनाल्ड लू को आना पड़ा, तो उनको ये भी हुआ। और अभी बाइडन का जो खत आया उसने मुबारकबाद भी नहीं दी शहबाज शरीफ को, ये भी लॉबिंग का ही नतीजा है ना, कि जो 33 कांग्रेसमैन हैं डेमोक्रेटिक, उन्होंने कहा है बाइडन को कि जनाब ये इलेक्शन ठीक नहीं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारा काम करें। ये विनर टेक ऑल या एक्सट्रीम्स, मैं उसके खिलाफ हूँ। इत्दाल का रास्ता होना चाहिए, देयर इज अ मिडिल पाथ, और वही रास्ता इनको आगे लेके चलेगा। डोंट यू थिंक कि 9 मई के बाद से हालात मुख्तलिफ हुए? आपने 2018 में भी कहा बिल्कुल धांधली हुई, इल्जामात लगे कि एक हुकूमत को लाकर बिठाया गया, आज 8 फरवरी को भी धांधली हुई, लेकिन जो हालात इतने बिगड़े, आप नहीं समझते 9 मई के बाद ये हालात इतने ज्यादा बिगड़े जिसके बाद तहरीक इंसाफ के पास वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया? आज जो आप कहते रहे कि आम इंतखाबात के बाद आम माफी, तो 9 मई को नहीं उससे अलग रखकर सोचना चाहिए? लेकिन 9 मई के बाद बड़े उनके हालात खराब हुए पीटीआई के लिए, बहुत मुश्किलात थे, और आपके बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, जेल भी गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने 9 मई के जो वाकयात के बाद 8 फरवरी को जो नई हकायक आए कि उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, उनके कारकुनों की हिम्मत की वजह से, they managed to defeat the system. They emerged as the largest single party in Pakistan. 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो बहुत बड़ी बात हुई है। हम अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टीज, एक पार्टी पीपल्स पार्टी जो 67 से चल रही है, एक बानी पाकिस्तान की पार्टी मुस्लिम लीग, दोनों को उन्होंने हराया और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बने। तो आप उसके ऊपर बिल्ड करें ना, तो और आगे लेके चलें अपनी सक्सेस को, बनिस्बत के वो जो सक्सेस है उसको भी रिवर्स किया जाए अपनी गलतियों की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, 9 मई के जो लोग हैं उनको कटहरे में लाएं, सजाएं दें, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सियासी आपका सिस्टम है उसको स्मूथली चलने देना चाहिए। अब डू यू एग्री? देखिए जी, 9 मई अपनी जगह जिन्होंने वायलेट किया, बिल्कुल दे शुड बी ट्राइड अंडर द लॉ। लेकिन जो पॉलिटिकल कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, उनके लिए रिहाई होनी चाहिए, वो ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी सियासत की वजह से जेल में है, और वो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए अच्छी बात नहीं है। सही। अच्छा, जरा आप कुछ फॉरेन जो मसाइल हैं उन पर बात करते हैं। इस वक्त आपको भी पता है बड़ी टेंस एक सिचुएशन है बॉर्डर पर, एक नई हुकूमत है, नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, अमेरिका की तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं, ना तो वो ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसको वो सपोर्ट करते हैं, ना सी पैक को सपोर्ट करते हैं, IMF ने नज़रें जमाई हुई हैं सी पैक कर, चाइना हमसे नाराज़ हो रहा है। तो नई हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं इसको आप कैसे देखते हैं, जो हमारे खारजी मामलात हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है, 2 किस्म के चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि 4 आपके हमसाए हैं, उनमें से 3 से आपकी चपकलिश है, ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, और इन तीनों से आपका पिछले 5 साल में फौजी क्लैश हो चुका है। गो कि इंडिया ने हमला किया था पुलवामा के हवाले से 5 साल पहले, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में तो हालिया हुआ है ना, तो वो एक सिचुएशन है। और चाइना भी कोई खुश तो नहीं है ना, कि चाइना मतवातर यही वाकयात हो रहे हैं कि चीन को हम वादा करते हैं कि आपके बाशिंदे, आपके एक्सपर्ट्स, आपके इंजीनियर्स, आपके टेक्नीशियन जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए आए हैं, चाहे सीपैक के तहत या बायलैटरली, उनको मारा जा रहा है, और दहशतगर्द बड़ी आसानी से उनके टारगेट करते हैं। कभी दासू में, कभी गवादर में, कभी कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स में भी उनको मार दिया गया, और अभी जो बिशाम में हुआ है। तो ये हमारा सिस्टम जो है सिक्योरिटी का, इसमें जो कोताही है, जो नाकामी है, उसको तो हम दूर करें ना, एक सिस्टम तो बनाए ना उनको ठीक करने का। फिर मैं कहता हूँ वी नीड अ रीजनल रीसेट। इस रीजनल में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के साथ इनको साथ मिलाना होगा। और ये ना बोले शाजिया साहिबा कि एक नई सिचुएशन आई है कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी दहशतगर्दी का इशू अब
हमारी रीजनल जियोपॉलिटिक्स से लिंक हो गया है। अगर इशू टीटीपी का है तो वो उसकी जड़ें अफगानिस्तान में है। अगर इशू बीएलए का है अब बलूचिस्तान में तो उसकी जड़ें भी कुछ हद तक ईरान में भी है। गो के ईरान भी कहता है कि उनके मुखालिफ जो जैशुल अदल है पाकिस्तान में है। फिर इंडिया भी पीछे से कोई ना कोई पुष्टपनाही कर रहा है इनकी, और प्लस फिर जो चाइना के खिलाफ एक्टिविटी हो रही है उससे सीपैक मुतासर हो रहा है। तो उस हवाले से हमें रीजनल रीसेट की जरूरत है, और खास तौर पर रीजनल रीसेट के साथ जो इंटरनली इत्तेफाक राय या कंसेंसस की जरूरत है, क्योंकि अब 3 चीजें मिल गई हैं। केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपी के अंदर टीटीपी में दहशतगर्दी बढ़ रही है, और केपी का बॉर्डर अफगानिस्तान से है जिसकी हुकूमत जो काबुल में है अफगान तालिबान में, उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। तो यू नो वी कैन सी कैन एक आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी इमर्ज कर रहा है, गवादर से लेके गिलगित तक, जनूब से लेके शुमाल तक। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं। ये अदम इस्तेकाम अगर हुआ और बढ़ता गया दहशतगर्दी के हवाले से। मुशाहिद साहब, हम अफगानिस्तान को हैंडल कैसे करें? आपको पता है पिछले 3 सालों में हमारी 3 पॉलिसियां रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से। आपको पता है जब अमेरिका वहां था तो हम अफगान तालिबान को कहते थे जी गुड तालिबान, हम उनको ज़ाहिर प्रोटेक्ट भी करते थे, उनको हेल्प आउट भी करते थे। फिर दिन आता है जी 15 अगस्त 2021 का, हमने कहा जी अब तो टीटीपी से मुज़ाकरात होने चाहिए, यहाँ से हमारी अस्करी क़यादत के लोग भी गए, लीडर्स भी गए, बातचीत भी हुई। तो मतलब ये है कि अफगानिस्तान का जो मसला है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हम इसी जोन में रहते हैं भी कि हमें तो अफगान तालिबान ने बड़ी यकीन दहानियां कराई थी, हमारी सरजमीन तो किसी के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हो रहा है सब कुछ। तो अफगानिस्तान का मसला बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है सर। बिल्कुल सही आपने फरमाया, हमारी अफगान पॉलिसी या जो भी आप कहते हैं सो कॉल्ड पॉलिसी वो फेल हो चुकी है। हमें ये तस्लीम करना चाहिए। आपने ठीक कहा कि जो पहले गुड तालिबान थे, बैड तालिबान थे, अब सारे इकट्ठे कर दिए हमने, और हमने किसी से बात नहीं हो रही, बॉम्बिंग हो रही है। एक तो हाई लेवल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रिज्यूम करें। डंडे का इलाज नहीं है, फौजी इलाज नहीं है इस मसले का, क्योंकि फौजी इलाज अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनको गरीब है जरूर है, लेकिन दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर हेरिटेज। उनको एक काम जरूर करना आता है, लड़ाई करनी आती है, लड़ना जानते हैं। 40 साल से वो लड़ते रहे हैं, चाहे सोवियत यूनियन के खिलाफ और अमेरिकन के खिलाफ, और उनको बैटल फील्ड में आप नहीं हरा सकते। तो मेरा अप्रोच होगी डिप्लोमेटिक अप्रोच। 6 ममालिक जो हैं उनके हमसाए पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उनको शामिल करें, प्लस रूस और अमेरिका, उनसे बात करें। वो सबके वही शिकायतें हैं, सबके वही खदशात हैं जो पाकिस्तान के हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। चाइना के साथ अफगान तालिबान के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हम वाया चाइना भी तो रूट यूज कर सकते हैं सर। बिल्कुल, चाइना से मैं ये दूसरी बात कहने वाला था कि चाइना, अल्लाह की शान देखेंगे, एक जमाना था कि चीन हमें कहता था कि हमें अफगानिस्तान के तालिबान से बात कराओ, हमारी उनसे गुर्बत कराओ। अब हम काबुल जाना पड़ेगा हमें वाया बीजिंग, क्योंकि चाइना ने उनको तस्लीम भी कर लिया है डी फैक्टो। उनके सफीर के क्रेडेंशियल आपको पता है पिछले महीने सदर शी जिनपिंग ने खुद रिसीव किए, उसमें पाकिस्तान सफीर भी था, नया शामिल था। और फिर चीन का काफी सरमायाकारी भी होगी है, $500 बिलियन। और एक और चीज आप नोट करें कि अफगान तालिबान की हुकूमत ने जो पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है $35 मिलियन की, वो ईरान के चाबहार बंदरगाह में की है। तो ईरान अफगानिस्तान ताल्लुकात, चीन अफगानिस्तान ताल्लुकात बहुत करीब हो गए हैं, और ये सारे हमारे हमसाए हैं। तो मेरे ख्याल में और एक और चीज है कि हम अगर उनसे कोई ये मसला पैदा होता है दहशतगर्दी का, तो पहला काम हम करते हैं कि हम बॉर्डर बंद कर देते हैं, तुर्क हम बंद कर देते हैं, हम तिजारत बंद कर देते हैं, हम आना जाना बंद करते हैं। और बॉर्डर में क्या हुआ पिछले हफ्ते आपने देख ही लिया कि आपस में हमारे 2 इदारों की लड़ाई हुई ये रिश्वत के इशू पर रमजान के महीने में। एक अफसोसनाक पहलू है। तो हमारा सिस्टम हमें ठीक करें, हम इनको आराम से वेल थॉट आउट पॉलिसीज हों और जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं, सीपैक का शामिल करें अफगानिस्तान को, ताकि उनका इकोनॉमिक स्टेक टीटीपी के साथ आपको मामलात कैसे ठीक करने हैं? कोई टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कोई हमेशा होते भी रहे हैं, नाकाम भी होते रहे, तनकीद भी होती रही। आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब तो इस बात पर आए हुए हैं कि बुलाएं जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को, जो कहते थे कि टीटीपी को लाएं इधर, बात करें, और बाद में दहशतगर्दी ने सर उठा लिया, उनसे जवाब तलब करें। तो मसला है कि टीटीपी का मसला आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है? क्या अफगान तालिबान की भी उन पर नहीं चलती है? देखें जी, जब वो फैसला था वो मजमूई तौर पर पूरे सिस्टम का फैसला था मुज़ाकरात करने का, और वो मुज़ाकरात पिछली गवर्नमेंट ने करवाए थे। और उसके बाद जो उसमें मिलिट्री हाई कमांड उस वक्त था पूरा ऑन बोर्ड था।
और बल्कि ये ब्रीफिंग तो मुझे याद है आखिरी ब्रीफिंग की मैं उसमें शामिल था 5 जुलाई 2022 को, उसको तो इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी। 5 जुलाई 2022 को जनरल बाजवा थे और जनरल फैज थे जो कोर कमांडर पेशावर, उन्होंने इसी इशू पर ब्रीफिंग दी थी। बल्कि मैं और बिलावल और मोहसिन दावर और सेनेटर मुश्ताक उन लोगों में थे जिन्होंने कहा कि क्वेश्चंस भी किए उनके साथ कि ये क्या पॉलिसी है, आप किस लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिफाइड ब्रीफिंग थी। बहरहाल उन्होंने ब्रीफिंग दी, वो तो अब किस्सा पुराना हो गया। मेरे ख्याल में माजी के मुर्दे गड़े मुर्दे वो लेट्स मूव फॉरवर्ड, वरना वो तो फिर बात चलती रहेगी क्योंकि वो कलेक्टिव मिस्टेक है। हमारी गलतियां सिर्फ एक स्टेज पर नहीं थी, मुतवातर हमने समझा। बेसिक बात है शाजिया साहिबा, वी शुड अंडरस्टैंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो भी लोग हैं, चाहे अफगान तालिबान हो या अफगान लेफ्टिस्ट हो या अशरफ गनी हो या हामिद कारजाई हो या डॉक्टर नजीबुल्लाह हो या तालिबान हो, ये किसी के बंदे नहीं है। दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अफगान नेशनलिस्ट। वो आपके साथ ताउन करेंगे, किसी की जेब में नहीं। हमारी गलतफहमी थी कि हमारे बंदे हैं क्योंकि हमने उनको पाला है, हमने उनकी मदद की हुई है। नॉट एट ऑल, ये गलतफहमी बड़ी पुरानी चल रही है। पहले हम कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उस जमाने में मैं जर्नलिस्ट था आपकी तरह, और मैं पहला जर्नलिस्ट वाहिद जर्नलिस्ट था जो जनरल ज़िया के जमाने में भी अफगानिस्तान गया और मैंने उनकी जो हुकूमत थी डॉक्टर नजीबुल्लाह से बात की और मैंने उस पॉलिसी की तनकीद की कि ये सो कॉल्ड जिहाद चलने वाला नहीं है। अमेरिकी डॉलर से आप जिहाद कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ जाएगा अल्टीमेटली। अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। तो हम सबक सीखें माजी से और हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मसले को हल करें, ये मैन मेड मसला है, ये डंडे से हल नहीं होगा, फौजी ताकत से हल नहीं होगा, ये मुज़ाकरात से हल होगा। सही। अच्छा, तिजारत की बात हो रही है भारत के साथ, पाकिस्तान से तो बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह इंडिया से जो है ना वो मनफी रद्द-ए-अमल आ रहा है कि दहशतगर्दों से कैसे बात हो सकती है, हमेशा जैसे वो बात करते हैं। क्या ये वक्ती तौर पर समझे, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, उनकी कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है पाकिस्तान मुखालिफ नारे और पाकिस्तान मुखालिफ वोट लेना, जिसमें हमेशा नरेंद्र मोदी कामयाब रहे हैं। तो जो तिजारत की बात है ये अभी भूल जाएं जब तक इंतखाबात नहीं होते इंडिया में। मेरे ख्याल में तिजारत की बात एकदम करना बगैर मशवरे के, बगैर इत्तफाक राय के, बगैर पार्लियामेंट की अप्रूवल में और टाइमिंग के हवाले से बड़ा नामुनासिब है। क्योंकि इस वक्त आप क्या मैसेज दे रहे हैं कश्मीरी अवाम को और मजलूम मुसलमानों को हिंदुस्तान में कि क्या हम मोदी की मदद करना चाहते हैं? हम कह रहे हैं हाँ तिजारत के लिए हम तैयार हैं और मोदी का इलेक्शन आ रहा है। और उसने क्या जवाब दिया जिस दिन हमने अनाउंस किया 23 मार्च को लंदन से कि हम तिजारत के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिजनेसमैन ख्वाहिशमंद हैं इसके। उनके जयशंकर ने क्या बयान दिया कि in India there is no mood for talks with Pakistan because Pakistan uses terrorists as an instrument of statecraft. कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को एक रियासती पॉलिसी का हिस्सा समझता है। वो आपको वीजा देने को तैयार नहीं है। अगर आज आप अप्लाई करें वीजे के लिए, शाजिया साहिबा यू आर अ टॉप एंकर ऑफ पाकिस्तान, आपको वीजा नहीं देगा। वो तंग करेंगे। आपके वर्ल्ड कप को वीजा नहीं दे रहे, आपसे वो बात करने को तैयार नहीं, आपके बंदों को मारने को तैयार है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हम कह रहे हैं, आपके खिलाफ वो कैंपेन चला रहे हैं। तो आप कुछ माहौल भी होता है। क्या ट्रेड बिल्कुल आइसोलेशन में देख रहे हैं कि इट इज पार्ट ऑफ। तो ये तो लगता है कि हमने उतावला नहीं होता कि उतावला हो जाता है, कोई उतावलेपन का मुजाहिरा किया है हमने। देखिए ना, मैं कहता हूँ क्रिकेट कॉमर्स कल्चर या तो हो ना और कोई एक्टिविटी नॉर्मलाइजेशन का हिस्सा हो, जरूर 100 बिस्मिल्लाह। आप तिजारत भी करें, क्रिकेट भी खेलें, उनसे बॉर्डर्स भी खोलें, लेकिन वो एक तरफा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ टू वे स्ट्रीट। कल को कोई बिजनेसमैन कहेगा कि जी इजराइल से ट्रेड करें, हालांकि इजराइल आजकल जो कत्लेआम कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है फलस्तीनियों की, ऐसे बात नहीं होती। ये बड़ी, मुझे याद है मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था 1998 में, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, न्यूक्लियर धमाका करना था तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ऑफर किया हमें $5 अरब कि आप ये ले लें, $5 अरब पैसे, धमाका ना करें। खैर मैं तो बड़ा सपोर्टर था धमाके का शुरू से, और मियां साहब ने भी कहा, बताया कि सबसे पहले मुशाहिद हुसैन ने कहा था कि धमाका जरूर करें। कुछ बिजनेसमैन आए लाहौर के, उनके छिटो मियां साहब धमाके नु छिटो, पैसे ले लो। सो ये तो बड़ी कॉमन अप्रोच है कि 5 पैसा लेके हम अपनी पॉलिसीज गिव अप कर दें। हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए जो मुल्की मफाद में हो और जो अवामी एहसासात और जज्बात की कसी भी करे। एक आखिरी सवाल, जब हम ईरान पाक गैस पाइपलाइन की बात करते हैं तो हम ये भूल क्यों जाते हैं कि आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान ने तो हमसे ये राय तो मांगी नहीं, क्योंकि आजकल ये भी इशू चल रहा है ना, पाक ईरान गैस पाइपलाइन।
तो इसका मतलब ये कि जब पाकिस्तान ने बात ही नहीं उनसे की, रियायत ना मांगने की वो बात डोनाल्ड लू कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं संजीदा नहीं है इस मामले पर। सर बिल्कुल सही फरमाया, बड़ा अहम नुक्ता आपने पढ़ा। देखें जी, ये इशू दो हुकूमतों ने, सदर जरदारी ने खुद शुरू किया था, फिर उसके बाद PMLN की गवर्नमेंट, PTI की गवर्नमेंट, सब ने तायद की है कि पाइपलाइन हम बनाएंगे। लेकिन जब ईरान के खिलाफ अमेरिकन सैंक्शंस लिफ्ट हुए, आपको याद है ओबामा के जमाने में जब उन्होंने न्यूक्लियर डील की तो सैंक्शंस खत्म हो गए थे ईरान के खिलाफ। हम उस वक्त भी हम आगाज कर सकते थे, उस वक्त भी वेवर मांग सकते थे, हमने वेवर की ज़हमत नहीं की। इसका मतलब है हमारा इरादा ही नहीं, हमारी नीयत ही नहीं कम से कम। और हमने एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम बातें तो करते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या मैसेज जाएगा ईरान को, हमारा जो नेबर है, आपके साथ खड़ा होता है, कश्मीर इशू पर आपकी सपोर्ट करता है, तो हमें जो है ना, वी शुड कीप आवर कमिटमेंट्स, जो जुबान दे उसको पूरा करें। चाहे चाइना हो फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से, या ईरान हो अबाउट दिस पाइपलाइन इशू, ये कमिटमेंट्स पूरी करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मेरे साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेट। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। बानी PTI से मुशावरत में कमी या फिर मखसूस मशीरों के मशवरे कप्तान को अंधेरे में रख रहे हैं। तहरीक इंसाफ में आखिर बड़े बड़े फैसले कर कौन रहा है? इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान छिन जाने से बल्लेबाज तक और फिर मुत्तहदा मजलिस मुस्लिमीन से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत जैसे मामलात पर बार बार ये सवाल उठता है। और अब सेनेट इलेक्शन से ज़िमनी इलेक्शन तक तो टिकट्स की तकसीम पर पार्टी के अंदर जो है वो एक रिफ्ट नज़र आ रही है। टिकटों की तकसीम पर बानी PTI को हक़ाइक़ से दूर रखने की खबरें भी जो हैं वो मीडिया में चल रही हैं, और कहा जा रहा है कि PTI की कोर कमेटी में मेंबरान ने ये सवाल उठाए कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के टिकट किसने फ़ाइनल किए हैं। इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन पर एतराज़ उठाया गया कि क्या तमाम टिकट्स की अलॉटमेंट बानी PTI की मुशावरत से की गई। PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने ये ट्वीट की कि टिकट्स की तकसीम पर बानी PTI से मुकम्मल मुशावरत नहीं की गई, जिस पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान को ये वजाहत देना पड़ गई कि जो कुछ भी हो रहा है ये इमरान खान की मर्जी से ही हो रहा है। जिस पर सवाल उठता है कि अगर फैसले बाहमी मुशावरत से हो रहे हैं तो उनको तब्दील कर कौन रहा है। PP 93 भक्कर में मोहम्मद अफजल खान को टिकट देकर वापस क्यों लिया गया? सवाल ये भी है कि PTI भी क्या धड़ेबंदियों का शिकार हो चुकी है? अगर ऐसा नहीं है तो PTI रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ क्यों नजर आ रहा है कि हर कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है? जो भी इमरान खान से मिलकर आता है हर कोई अपनी मर्जी की खबर देता है। खबरें तो ये भी हैं कि कोर कमेटी के बाज़ मेंबरान अदालतों में वकला की कारकर्दगी से खुश नहीं है। जहाँ तक सीनियर वकील लतीफ़ खान खोसा से भी पूछा जा रहा है कि वो बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन्स हैं वो फिक्स क्यों नहीं हो रही हैं, क्या वजह है इसकी कि लतीफ़ खोसा बानी PTI के खिलाफ हाई प्रोफाइल केसेस में पेशी नहीं हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ असद कैसर ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को ये मशवरा दिया कि वो मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत से काम लें और वफाक से राब्ते बंद कर दें। इसी तरह पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने जजिस ख़त के मामले पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ़े का मुतालबा किया, लेकिन इस मुतालबे को PTI रहनुमा बाबर अवान अपनी कोर कमेटी का मुतालबा नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं ज़रा देखिए। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के लिए तो मैं कोर्ट के सारे इजलासों में तकरीबन होता हूँ, किसी का ये फैसला नहीं किया गया। ये किसी की विश लिस्ट तो हो सकती है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। अली अमीन प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, अली अमीन फेडरल मिनिस्टर हैं, और अली अमीन को पता है कि जो सूबा है वो किस तरह से चलाना है। और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से अली अमीन की हिदायत के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए इमरान खान काफ़ी है। अब समझ में नहीं आती है कि असद कैसर को सुने या बाबर अवान की माने। असद कैसर जितना भी कहें कि पार्टी में झगड़ा है ना कोई मसला, बानी PTI की मंजूरी से ही पार्टी की पॉलिसी बनती है, लेकिन हालात और वाक़यात बताते कुछ तो और हैं जिसकी पर्दादारी है। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे इख्तलाफात में PTI इत्तेहादी हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं वो उस पर कैसे टफ टाइम देगी। ये जो रिफ्ट का एक माहौल है, तहरीक इंसाफ कैसे जो है मज़ामती सियासत आगे बढ़ाएगी, मुफाहमत, आधी पार्टी मुफाहमत की बात करती
है, आधी पार्टी मुज़ाहमती सियासत की बात करती है। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन बनाकर इसके सरबराह साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के सुपुर्द किया है। इस पर पीटीआई पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? तहकीकात से पहले ही पीटीआई को क्यों लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इस मामले को दबाना चाहती है? क्लैरिटी नहीं है पार्टी के मामलात में। इसी पे नाज़रीन बात करती हूँ, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन साहब आपका। ऑन साहब, ये पार्टी में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? कोई कहता है कि मज़ामत के रास्ते पर चलना है, तो कोई कहता है कि मफामत के रास्ते पर चलना है। असद कैसर साहब कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कोई और बात करते हैं, बाबर अवान साहब कोई और बात करते हैं, जो शहबाज गिल साहब हैं वो अमेरिका बैठ के ट्वीट कर देते हैं जी जो भी फैसले हो रहे हैं वो बानी की मुशावरत के बगैर हो रहे हैं। ये सिर्फ पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन नहीं हो रही है, जितने अवाम ने आप लोगों को वोट दिया है वो भी उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है। अब अगर फैसले इमरान खान की मर्जी से नहीं हो रहे हैं तो आपका वोटर और सपोर्टर यकीनन वो भी मायूस हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा इसको बड़े कैनवस पे देखें तो इससे ज़्यादा इशू जो है ना वो इस वक्त मीडिया पे है। कल शाम से लेके और कल इतवार की शाम तक ये 3 दिनों में जितने टॉक शोज हैं वो पीटीआई के इसी इत्तेहाद और हमारी जो आपस में सफ़ों में जो एक इशू चल रहा है इसी को हाईलाइट कर रहे हैं। व्हाई इज दैट? क्या अभी तक किसी पार्टी ने, किसी मीडिया ने नून लीग के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको हाईलाइट किया? मैंने अब्बासी, मुर्तजा अब्बासी, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इशू पता क्या बनता है? क्योंकि खान साहब इस वक्त जेल में है। ऑब्वियसली जो आपने बात की दैट इज 100% राइट कि जो शख्स खान साहब को मिल के आता है और जब उसने मीडिया से बात करनी होता है ही फील प्रिविलेज एनफ, और शायद उसका एक प्रिविलेज होता भी है क्योंकि वो खान साहब को मिल के आता है तो वो उनसे जो बातें सुनता है उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है। अब ट्रांसलेशन में कहीं कोई चीज लेफ्ट और राइट जरूर हो रही होती है, बट हैविंग सेड दैट एक चीज आपको श्योरिटी दे दूं, जितनी भी मेजॉरिटी हमारे डिसीजंस हो रहे हैं वो बाय एंड लार्ज खान साहब की अप्रूवल से ही होते हैं। उसमें ये जरूर होता है कि एक आज अप्रूवल हो गया, फॉर एग्जांपल सेनेट की एक लिस्ट 6 लोगों की पहले अरकान की अप्रूवल होकर पहले दिन आ गई थी, उसमें बहुत सारे हमारे दोस्तों के नाम थे और फिर कवरिंग कैंडिडेट्स भी थे। अगले दिन बहुत सारे लोगों के कागजात रिजेक्ट हो गए। फिर नई लिस्ट 3 दिन के बाद, अब ट्यूसडे को मुलाकात होती है और थर्सडे को मुलाकात होती है। सो ट्यूसडे को जो मुलाकात होगी उसमें फिर एक दिन का गैप आया, थर्सडे को लोग फिर चले गए। इस 4 दिन में सिनेरियो चेंज होते रहे। फिर जब नेक्स्ट ट्यूसडे को आएगा इसमें फिर डिसइंफॉर्मेशन फॉलनी शुरू हो जाती है। इस वजह से लोगों को लगता है कि शायद पार्टी में कहीं यूनानिमस अप्रोच नहीं आ रही। बाकी देखिए, कोर कमेटी एज एक जमहूरियत का एक चैनल होता है, वहां पे 50 के करीब लोग बैठे होते हैं। हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, हर बंदे के अपने इश्यूज होते हैं। कहीं को टिकट मिलती है, कहीं को टिकट नहीं मिल रही, कहीं किसी की दोस्ती होती है, कोई ताल्लुक होता है, वो अपनी ओपिनियन वहां रेज करता है। उन इश्यूज को उठा के सोशल मीडिया या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब उठा के लाया जाता है कि जी कोर कमेटी में बड़ी आज लड़ाई हुई, बहुत जनाब ये हुई, वो नोक झोंक एक नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा है। आप अगर हमारी तहरीक इंसाफ के पिछले 8 महीने की कारकर्दगी को देखें और स्पेशली 5 अगस्त से लेके अब तक देखें, जब से खान साहब की अरेस्ट हुई है, बड़ी तरीके से, बड़ी हैगमनी के साथ हमारी पार्टी ने जिस तरीके से इलेक्शन चलाया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, बल्ले के निशान के बाद जिस तरीके से हमने लोगों को, वो मसाइल तो अपनी जगह है ऑन साहब, वो मसाइल तो अपनी जगह है। लेकिन जब एक तरफ असद कैसर साहब आपकर ये बात करेंगे कि नहीं हमें अब मुफाहमत नहीं करनी, मज़ामत करनी है, वफाक से राब्ते जो हैं वो अली अमीन गंडापुर को जो वो मुनक़ते करने चाहिए। अब असद कैसर साहब उनका एक स्ट्रेचर है, वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, स्पीकर कौमी असम्बली वो रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई के बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ हैं। दूसरी तरफ बाबर अवान साहब कोई और बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी कोई और बात करते हैं। मतलब कि अब आधी पार्टी लगता है चाहती है कि नहीं मज़ामत होनी चाहिए, मफामत का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन आधे लोग कहते हैं कि नहीं मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब ये तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है ना। अब ये पार्टी की इसमें पॉलिसी क्या है, मुफाहमत या मुज़ामत? मैं कर्ज करूं, जो असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दी या बाबर अवान साहब ने दी या बैरिस्टर, वो उनकी अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी उनकी ऑफिस इन्फॉर्मेशन भी होगी, कहीं डिस्कशन भी होगी। सो देयर सीनियर लीडरशिप है, वो एक चीज़ को कन्वे करते रहते हैं। हैविंग सेड दैट, मेजॉरिटी हमारी पार्टी की जो एक ख्वाहिश है वो मज़ामत की है, मफामत के वाले से कोई बात नहीं हो पा रही। सो जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर के वाले से कहा, मेजॉरिटी लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर की जो मजबूरी है वो सारे समझ सकते हैं। एक शख्स ने अगर सूबा चलाना है तो ही हैज़ टू मीट दी फेडरल गवर्नमेंट, उसको पीएम को
दोबारा क्लियर कीजिएगा, मेजॉरिटी चाहती है कि हम मज़ामत करें? मेजॉरिटी चाहती है मज़ामत हो, मफामत के वाले से कोई बात। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है 8 फरवरी को, वो ये समझते थे कि 8 को वोट डालेंगे और 9 फरवरी को खान साहब पटियाला से बाहर निकल आएंगे। हैविंग सेड दैट, 1.5-2 माह में जिस किस्म के मामला चल रहे हैं, और जैसा मतलब ये आपस में अगर देखा जाए जो बंदर बांट चल रही है पूरे पाकिस्तान में, फलाना सूबा तुम्हारा हो गया, फलाना सूबा तुम्हारा हो गया, फलाने होते डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, जिस तरीके से बांट है, सो उसमें लोगों को समझते हैं, और हमारी पार्टी के लोगों की ख्वाहिश है कि ये लोग संभलने वाले नहीं है, ये तो इनको बहुत बड़ा लंबा प्लान लेके जा रहे हैं। हमारी अल्टीमेटली जो मेन हमारी जो ख्वाहिश थी वो तो खान साहब को बाहर निकालना था। सो मेजॉरिटी इस वक्त पार्टी में जो लीडरशिप है, जो अवाम है, जो कारकुन है, उनकी ख्वाहिश है कि मज़ामत होनी चाहिए। ऑब्वियसली इस पे इत्तेफाक होने में आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मैसेज है, इदारों को आपको अच्छा मैसेज दे रहे हैं, या जो हुकूमत बैठी हुई है उसको अच्छा मैसेज दे रहे हैं? इदारों की तरफ से भी कोई अच्छा मैसेज नहीं आ रहा। आप अगर देखें ये 6 जजेस वाली जो कहानी है, ये 6 जजेस की लेटर हमने तो नहीं लिखा ना, ये 6 जजेस का साथ जो कुछ पेश आया उन्होंने लिख दिया। एक हाई कोर्ट का जज बैठ के अगर मिसाल के तौर पे किसी के फांसी के ऊपर खत लिखता है, इस शख्स को फांसी दी जाए, तो दुनिया चाले नहीं करती। उसने यकीनन को गवाही देखी होगी, कुछ विटनेसेस होंगे, और उसने लिख दिया। जब वही जज कहता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे घर में आले लगे हुए हैं, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, डेथ थ्रेट्स हैं, सो हम उसको डाउट करना शुरू कर देते हैं। हमने फौरन एक जुडिशियल कमीशन बना दिया। चाहिए तो ये था कि चीफ जस्टिस साहब खुद अपनी सरबराही में कमीशन बनाते, इन्वेस्टिगेट करते, दुनिया को बताते। उन्होंने काश पीटीआई ने 2018 में जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामलात को संजीदा लिया होता, और जो एक सिफारिश गई थी सदर मुमलिकत उस वक्त आरिफ अलवी साहब के पास, उनको उनके ओहदे से ना हटाया होता, हटाने के बजाय छानबीन की होती, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। एक बात कहूं, हमारी हुकूमत पहली दफा 18 में आई थी, और मैं मानता हूं हमसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, और इंसान है, हमने कोई सारी, तो ये गलती थी ना आप लोगों की? इन पॉलिटिकल इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वैसे कह रहा हूं जनरली हम कोई मतलब कैसे, हम कोई इंसान ही है ना, गलती तो हमसे हो ही सकती है। हम पहली दफा रूल करने आ रहे थे, कई हमसे मिस्टेक्स हुई होंगी। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने तो 3-3 दफा हुकूमत की है, इन्होंने तो पहली दफा नहीं देखा ना। अब ये जिस तरह मजे ले रहे हैं इस वक्त, अगर इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ हालात ठीक है और सारे वन पेज पे आके हमें रगड़ने पे आ चुके हैं, तो ये वक्त तो पहले भी दे चुके। इनको सबक सीखना चाहिए था, हमने तो सबक सीख लिया था हार्ड वे। हम तो ये सबक सीख चुके कि आगे हमने क्या करना है, बट जो मैसेज हमें इनसे मिल रहा है वो कोई इस वक्त मफामत का नहीं नजर आ रहा। अगर आप माइंडसेट इस वक्त देखें तो आज भी जो किस किस्म के फैसले आ रहे हैं, आज ये गुजरांवाला के हमारे जो वर्कर्स के फैसले आए, इससे पहले हमारी लीडरशिप अभी तक जेलों में पड़ी है, लाहौर में हमारे सारे लीडरशिप जेल में पड़ी है। लगता है जो एक पेज है ना, ये 2-3 साल के बाद बड़ा नुकसान पहुंचाता है। ये तरीके आप लोग भी भुगत चुके हैं एक पेज पे रहना, बड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज की हैं आप लोगों ने भी। ये एक पेज पे रहने की एक प्राइस जरूर होती है। आई एम श्योर कि हर बंदा आप समझ सकता है, ये एक पेज के रहने के ऊपर जब अच्छा खुद को फील हो रहा हो ना, तो यकीनन दूसरी साइड की स्टोरी नजर नहीं आ रही थी। हम ऑब्वियसली पहली दफा, मैंने कहा 18 में हमारी हुकूमत पहली दफा आई थी, हमने दूसरी साइड की कहानी शायद पहली दफा देखी है। अगली दफा इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो शायद 1 पेज तो जरूर हो, लेकिन हम दूसरी कहानी भी जरूर समझ रहे हो कि हो क्या सकता है। देखिए, जब कभी आपको एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पे जाना होता है, चीजें जरा डिफिकल्ट होती हैं। अब यकीनन जो 1 पेज पे चल रहा तो उसको आ रहा था यार मैं सीएम भी बन गया, पीएम भी बन गया, हर चीज आ रही है, बट जो बाकी दूसरी साइड है उसको अगर ना सुना जाए, सप्रेस किया जाए, तो वहां पे जो एक लावा उगलना है उसकी एक कीमत तो अदा करनी पड़ सकती है। हम इस वक्त जिस साइड के ऊपर खड़े हैं, हमें कहीं से कोई मफामत की हवा दूसरी साइड से नजर नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली हमें, लेकिन ऐसे माहौल में जब आप लोगों ने एक सूबा चलाना है, केपी के अवाम ने तीसरी बार आप लोगों को ये मैंडेट दिया है, इमरान खान को ये मैंडेट दिया है, और ऐसे में जब मशवरे दिए जाएंगे उस सूबे के वजीर आला को कि आप मज़ामत करें और विफाक से रास्ते बंद कर दें, तो आपके सूबे को क्या मिलेगा? जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया, आप तो कुछ देने के काबिल ही नहीं रहेंगे उनको। थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। एक तो केपीके के लोगों ने हमें जो वोट दिया था वो इसलिए नहीं दिया कि केपीके में बेहतरीन गवर्नेंस हो जाए या मतलब वहां पे अच्छा गवर्नमेंट आ जाए, केपीके में पीटीआई गवर्नमेंट है। दे वांटेड इमरान खान आउट ऑफ द जेल। वेरी फ्रैंकली उन लोगों का सिंगल मैंडेट था, उनको कोई मंसूबे नहीं चाहिए थे, कोई फंड्स नहीं चाहिए थे, कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए थी। अल्टीमेटली दे वांटेड के खान साहब बाहर निकला। अब एक अली अमीन गंडापुर केपी की गवर्नमेंट एक अलग चीज है, असद कैसर साहब और पीटीआई और हमारा एक माइंडसेट एक अलग चीज है। गवर्नमेंट ने अपना वे प्ले करना है, उसने फेडरल गवर्नमेंट से बात भी करनी, अपनी पॉलिसीज को चलाना है। वो बेशाम में इस वक्त चाइनीज के ऊपर, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि जब शहबाज शरीफ साहब से मिले और वो SIFC की मीटिंग में सब वज़राए आला के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की तस्वीर भी सामने आई और पहली मीटिंग में भी सामने आई, बानी पीटीआई भी नाराज हुई और पार्टी भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, पार्टी के लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं थे?
लेकिन उसकी एक वजह एक और थी। अगर तो वो रूटीन में एक इसके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होती जिसमें वो कल परसों तो ठीक होता, सिर्फ सीएम वो जो केपी के जो आईजी या चीफ सेक्रेटरी के हवाले से जो मुलाकात थी उस हवाले से पार्टी के कुछ कॉर्नर्स में लीडरशिप में एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर था कि इस मुलाकात की आखिर जरूरत क्या पेश आई, जो कि बाद में उन्होंने फिर क्लैरिफाई कर दिया कि अल्टीमेटली वो 1500 अरब के फंड्स फंसे हुए थे और अगर आईजी केपी के चेंज नहीं होता और सीएम नहीं चीफ सेक्रेटरी चेंज नहीं होता तो मेरे लिए सूबा गवर्न करना बहुत मुश्किल, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको सबने एक्सेप्ट ही किया। लेकिन शुरू में एक तशवीश का एलिमेंट जरूर पाया गया कि आखिर इसकी, क्योंकि हमारा जो नैरेटिव ऑब्वियसली वो पीडीएम गवर्नमेंट के खिलाफ था, हम फॉर्म 45 वाले प्राइम मिनिस्टर को कबूल करने को तैयार ही थे, ये इसको पूरी कौम पे मुसल्लत किया गया था। तो अल्टीमेटली जब उनका एक फोटो फ्लैश हुआ तो पीटीआई के लाउड एंड क्लियर एक हमारे सोशल मीडिया पे भी आवाम की तरफ से बहुत शदीद प्रेशर आया था कि शायद इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में उनकी क्लैरिफिकेशन की वजह से चीजें फिर काफी क्लियर हो गई थी। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे गए ख़त का एक बड़ा शोर है जिस पर अदालती मामलात में इदारों की मदाखलत को पॉइंट आउट किया गया। आज हुकूमत इस इशू पर एक इंक्वायरी कमीशन भी बना चुकी है जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुखालफत कर रही है। सेनेट इलेक्शन की मसरूफियात भी हैं सियासी जमातों को, मगर इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से ख़त लिखना, इस पर मायने खेज जो खामोशी है, जो रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देगी कि ये मुल्क में क्या हो रहा है, अदलिया की आज़ादी पर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खामोशी है ये क्यों है? क्या अदलिया की आज़ादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह नहीं रही है या वजूहात कुछ और हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने जजेस इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार ज़रूर किया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मसले पर सोच क्या रही है और हुकूमत के साथ, नून लीग के साथ इस मामले पर क्या मुशावरत उनकी हुई है, क्या बात हुई है। सवाल ये भी है कि जो इस हवाले से फ़ैसला साजी हुई है या और भी मामलात पर फ़ैसला साजी हो रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जा रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि इंक्वायरी कमीशन ही जजेस इल्ज़ामात की शफाफ तहकीकात के लिए काफ़ी है या सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद इस पर एक्शन लेना चाहिए था? मैं बात करूंगी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका। कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पर क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसी है? जाहिर है अदलिया की आज़ादी पर हर कोई बात करता है। अभी रिसेंटली जो भुट्टो रेफरेंस केस पर जो फैसला आया इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि अरसे के बाद जो है वो इंसाफ मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। लेकिन अदलिया की आज़ादी पर एक जो हमला तस्वुर किया जा रहा है जजेस के ख़त को लेकर कि इस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, किस तरह हसास इदारे की तरफ से दबाव डाला जाता है, किस तरह एग्जेक्टिव की तरफ से दबाव डाला जाता है, बिलावल भुट्टो साहब की इस पर खामोशी क्यों है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खामोशी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देखें तर्जुमान या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप के जो बयान है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ही बयान होते हैं। मैं अगर आपके सामने आज बैठूँ तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की हैसियत से बैठा हूँ, तो इसका मतलब है कि पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। जहाँ तक जो है वो आप बात कर रहे हैं कि उनके लेटर से मुतल्लिक, देखें जजेस ने लेटर लिखा जो कि तशवीशनाक बात है, लेकिन मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि जजेस को चाहिए था कि वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखते या फिर वो लेटर लिखते अपने जो उनकी पार्लिमानी कमेटी है जो कि पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनको लिखते कि ये चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी उनका लेटर आ गया, एक जुडिशल कमीशन बन गया। अब उसमें देखें उन्होंने सिर्फ इदारे का नाम लिया। अभी कल मैं अगर बोलूँ कि मुझे 92 चैनल से धमकियाँ मिल रही हैं और मैंने ये नहीं बता सकती मुझे कौन धमकियाँ दे रहे हैं, उससे कौन मुझे फ़ोन कर रहा है या क्या वजूहत है, या ये एक इदारे का वो है या उसकी जाती जो है वो शख्स है जो मुझे जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मैं समझ रही हूँ जुडिशल एक कमीशन कायम हो चुका है, हुकूमत ने आज कमीशन कायम किया है, उसकी मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी
और कौम की। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इसको मामले को जजेस को खुद ही देखना चाहिए था, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर खुद नोटिस लेना चाहिए था। तहरीक इंसाफ भी ये बात कर रही है, शेर अफजल मरवत साहब भी ये कह रहे हैं कि इनके पास तो इख्तियार है, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती थी। देखें, हुकूमत इस जो काम भी करे, पीटीआई तो ने तो डेफिनेटली उसको कहना है कि अगर वो आज चीफ जस्टिस साहब कर दे तो कहते हैं इसके लिए कमीशन बनाते हैं, अगर कमीशन बन गया तो ये और बात करते हैं। लिहाजा कभी भी उम्मीद न रखें कि पीटीआई आपसे कोई अच्छाई की उम्मीद रखें, हुकूमत को बोले कि आपने अच्छा काम किया, तो उनका अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है। लेकिन हुकूमत ने आज एक कमीशन बनाया, काबीना ने उसकी एंडोर्समेंट की है, TORs आ गए। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी जो है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नहीं लगता कि एग्जीक्यूटिव जिनकी मदाखलत का भी इल्ज़ाम है, हसास इदारों का तो एक अलग नाम है, एग्जीक्यूटिव्स का भी नाम लिया गया है और एग्जीक्यूटिव ही कमीशन बना रहे हैं, TORs बना रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस जज को लगाना है, जो आज अनाउंस भी हो गया किस रिटायर्ड जज को लगाना है। तो जिस पर इल्ज़ाम हो वही सारे फैसले करे, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपने एग्जीक्यूटिव की बात की है, जैसे मैंने पहले कहा कि एग्जीक्यूटिव में कौन है, किन लोगों ने, क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉल किए हैं या वफाकी काबीना किसी मेंबर ने कॉल की है कि आप ऐसे करें ऐसे करें? जैसे ऐसी चीज़ नहीं है, और न उन्होंने नाम जाहिर किए हैं, उन्होंने सिर्फ इदारा जाहिर किया है। तो हुकूमत का ये फर्ज बनता था, फौरन प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात भी की है, आज कमीशन बन चुका है और मैं समझता हूँ कि इसको हम इसका रिजल्ट आने दें, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट करें। इसमें बहुत सी और भी चीज़ें हैं, उसको वो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि हम टीवी प्रोग्राम में डिबेट नहीं कर सकते और उस पर जो है बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई जब तक फुल फ्लैज जितने तक वो सबूत मौजूद ना हो। अब मुख्तलिफ दूसरी साइड से भी खबरें आ रही हैं कि जी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी है, तो वो चीज़ें अगर हम डिबेट करें तो फिर वो आप और मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप नहीं समझते पाकिस्तान में अगर किसी मसले पर को दबाना हो, मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी पाओ, तो उस पर कमीशन बना दें और जो है ना वो फाइलें दब जाएंगी। और आप देख लेना माजी में कोई एक कमीशन बता दें जो जिस मसले पर बना और इसके कोई रिजल्ट सामने आए हों, तो क्या ये भी नहीं लग रहा कि कमीशन बन गया, बाद में किसको क्या पता कमीशन ने क्या फाइंडिंग्स दी और किसी को सज़ा हुई? क्या माजी में कभी ऐसे हुआ है? बड़ी मिसालें हमारे सामने। देखिए, माजी का ये अफसोसनाक पहलू मौजूद है कि कमीशन या कमेटी बनती है और मेजोरिटी की जो है वो ज़रा से खबरें चल जाती हैं और उनकी रिपोर्ट कभी नहीं आई। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमीशन बना है और ये बड़ा संजीदा मसला है, इसकी रिपोर्ट डेफिनेटली कौम के सामने रखी जाएगी और ये बताया जाएगा कि जो जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उसमें कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है, इसमें कौन मुलविस हैं, कौन नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा है, हम इदारा नहीं कह सकते, शायद शख्सियात हों, शख्सियात की तरफ से धमकी दी हो, ऐसी इदारा कोई ऐसी पॉलिसी शायद ना हो जिसकी वजह से उन्होंने किया हो। लेकिन ये आप और मैं इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, अभी तक हमें इसकी हकीकत का नहीं पता है क्या चीज़ है। जब हकीकत सामने आएगी तो फिर इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन आपको पता है 2007 में जो एक अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चली थी, अब की बार भी वकला बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है अदलिया की आज़ादी को लेकर। अगर दोबारा ऐसी कोई तहरीक चलती है, जिसका इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि कमीशन पर बहुत सारे वकला जो हैं वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, वकला बिरादरी मुतमईन नज़र नहीं आ रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वकला की इस तहरीक में उनके साथ खड़ी होगी? देखें, दो चीज़ें, उस वक्त जो वकला तहरीक थी उस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस को जो है वो नज़रबंद किया गया था और बहुत से ऐसे इशूज़ थे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसका रिपोर्ट आ जानी चाहिए, तो उसके बाद ये चीज़ हो सकती है। रिपोर्ट आने की तो हम उम्मीद ही जाहिर कर सकते हैं ना कि कमीशन की कोई रिपोर्ट आए, नतीजा निकले, इस पर तो हम उम्मीद के अलावा तो जाहिर है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको पता है कि कोई पहली दफ़ा तो ये चीज़ सामने नहीं आई है। शौकत सिद्दीकी साहब का भी आपके सामने सारा मामला है, फिर असगर खान केस सारा आप लोगों के सामने मामला है। आप नहीं समझते जब 2018 में शौकत सिद्दीकी साहब का मामला सामने आया था, तब तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठकर अदलिया के साथ बैठकर इस सारे मामले की छानबीन करके एक पेज पे इकट्ठा होके और जो फैजाबाद धरने का जो फैसला था उसमें जो कानून साजी की बात की गई थी इदारों के मुलविस होने पर कि इस पर कानून साजी जरूरी करार दी गई, उस पर अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाता 2018 में तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता, आज अदलिया को इस तरह दबाव का सामना ना होता। देखें, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं माजी में, अगर हम जाना चाहें जाएंगे तो बहुत से ऐसी जो है जो हमें जो है वो चीज़ें खुलेंगी। फिर माजी में जो है वो पिछली हुकूमत ने जो आज उस पर इल्ज़ाम लगा रही है
और आज कह रही है कि फैज़ साहब को जो इसके ऊपर 100 मोटर एक्शन लेना चाह रहा था, तो उन्हीं की हुकूमत ने तो फैज़ के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था कि इसको डीसी खत्म कर दिया जाए, अपने प्रेसिडेंट को उन्होंने भेजा था। तो देखें बहुत सी माजी में चीज़ें जाएंगी तो फिर बहुत सी चीज़ों पे जो है ना कहेंगे अगर ये हो जाता तो फिर ये हो जाता। मैं समझता हूँ कि आज भी बेहतरी की गुंजाइश है। आज भी अगर हम बेहतरी करें और हम इकट्ठे हों और हम तनकीद बर तनकीद न करें, तनकीद बर इस्लाह करें, तो मैं समझता हूँ मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। तनकीद बर तनकीद करनी है तो यही चीज़ें चलती रहेंगी। सही। कुंडी साहब, अब सेनेट इंतखाबात KPK के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि मखसूस नशिस्तों पर अगर हलफ ना लिया जो KPK हुकूमत नहीं चाह रही है, क्योंकि बकौल उनके जो मखसूस नशिस्तें हैं ज़्यादती हो रही है उनके साथ, ये उन्हीं को मिलनी चाहिए। तो सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुलतवी भी हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है इसमें किसी एक पार्टी का तो नुकसान नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए PTI और या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें और फॉर्मर PTI कहें, उन्होंने हमेशा जब पार्लियामेंट में आते हैं, कौमी असम्बली में आते हैं, सेनेट में आते हैं, सूबाई असम्बली में जाते हैं, बड़े आइन की बात करते हैं, बड़ी कानून की बात करते हैं, बड़े कहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। जब उनकी अपनी बारी आ गई सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा में, तो आज वो कहते हैं कि रिजर्व सीटों की खवातीन जो हल्फ नहीं लेंगी। हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि उन्होंने हल्फ लेना है। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि उस वक्त तक सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा जब तक आप हल्फ नहीं लेंगे। वो इसलिए हल्फ नहीं लेना चाहते उनसे कि उनकी सेनेट की सीटें वो हार रहे हैं। अब आप मुझे देखें, जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसों की सियासत और पैसों की रेल पेल, आज 3 सूबों में PTI मुखालिफ हुकूमत है। आज अगर आप बलूचिस्तान की बात करें कि उस पार्टी की हुकूमत है जहाँ पर पैसों के इल्जाम है, आज हमने वहाँ पर बिला मुकाबला इलेक्शन करवा दिया। कोई भी जिस पार्टी की जितना हक बनता है वो सीटें ले लें। इस तरह पंजाब में भी तकरीबन ऐसा हो चुका है और सिंध में भी हो चुका है। अगर कहीं मसला है और कहीं पे वो है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो लिहाजा आप देखें कि वो नहीं चाहते कि रिजर्व सीटों वाले जो है वो ओथ लें उनकी, और वो अपोजिशन के साथ भी बैठना नहीं चाहते ताकि हम अपनी सीटें जितनी जिसकी बनती हैं वो दे दें। वो चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने हुकूमत का इस्तेमाल करें, अपने पैसों को इस्तेमाल करें और अपोजिशन से मेंबर तोड़ें। तो इस बार आप कह रहे हैं कि 2 जमा 2 4 ही है, जहां जिसकी सिंध में सीटें बनती हैं उसको उतनी मिल जाएंगी, बलूचिस्तान पंजाब में जिसकी जितनी बनती है वो मिल जाएंगी सबको उतनी। देखिए बलूचिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है, बिला मुकाबला सारे कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, पंजाब में भी तकरीबन हो चुका है और सिंध में भी तकरीबन इसी तरीके से है। सिर्फ अगर मसला है तो खैबर पख्तूनख्वा में है और ये हुकूमत समझ रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेनेट की सीटें ले जाएंगी। लेकिन मैं आपको आज ही कह रहा हूँ कि सेनेट में KP में इतना सरप्राइज हो कि हुकूमत खुद परेशान होगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन टाइम आने दें, अब तो क्योंकि वो ओथ नहीं ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में होगा, तो फिर आप देखेंगे अपोजिशन कितना सरप्राइज देती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।